इतिहास के अनूठे संसार में आपका अभिनंदन। इतिहास पाठ में आज हम चर्चा करेंगे गांधीवाद की। मेरे हाथ में जो किताब है उसका नाम है इतिहास के सवाल, जिसे लिखा है प्रोफेसर नंदकिशोर आचार्य ने। मित्रों, गांधीवाद के सिलसिले में अब तक हम एक बार मिल चुके हैं और आज दूसरी बार मिल रहे हैं। प्रोफेसर आचार्य ने अपनी पुस्तक में गांधीवाद पर जिस अध्याय के अंतर्गत चर्चा की है, उस अध्याय का शीर्षक दिया है उन्होंने गांधीवाद, गांधी के बाद। इस क्रम में अब तक हम एक बार मिल चुके हैं और आज दूसरी बार मिल रहे हैं। पिछले अंक में हमने यह चर्चा की थी कि गांधी को किस रूप में याद किया जाना चाहिए। क्या गांधी को गांधी के नाम के साथ वाद लगाकर उनके विचारों की चर्चा करके गांधी को याद करना चाहिए, या हमें कुछ और करना चाहिए, या हमें कुछ और करना चाहिए था? प्रोफेसर आचार्य ने अपने लेख के प्रारंभ में जयप्रकाश नारायण की पुस्तक का एक उद्धरण दिया था, जिसमें यह लिखा हुआ था कि गांधी जी ने कभी कहा था कि यदि मैं आज़ादी के बाद जिंदा रहा तो मुझे वास्तविक स्वराज प्राप्त करने के लिए अपने देश के लोगों से लड़ना होगा, अपने देश के शासकों से लड़ना होगा, उन लोगों से लड़ना होगा जिनके हाथ में शक्ति होगी, सत्ता होगी। प्रोफेसर आचार्य ने गांधीवाद के 3 आधारों का जिक्र किया। मैंने उनका स्पष्टीकरण भी किया था पिछले अंक में। वे 3 आधार थे: ग्राम स्वराज पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक विकेंद्रीकरण और स्वदेशी और ट्रस्टीशिप। मित्रों, आगे लिखते हैं प्रोफेसर आचार्य कि गांधी के बाद गांधीवाद की स्थिति पर विचार करने के लिए यह देखना बेहतर होगा कि गांधी विचार में आस्था रखने वाले समूहों द्वारा इन उद्देश्यों की सिद्धि के लिए चिंतन और कर्म दोनों ही स्तरों पर क्या प्रयत्न किए गए और किस सीमा तक ये प्रयत्न सफल या विफल रहे। इन समूहों में पहला समूह उन लोगों का है जिनका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू करते हैं। गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को जब अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, तब कहीं न कहीं उनके मन में यह विश्वास रहा होगा कि स्वराज के बाद उनके उद्देश्यों के सबसे बड़े वाहक पंडित नेहरू होंगे। सीधी सी बात है कि गांधी जी ने कभी कहा था कि मेरे बाद में नेहरू मेरी आवाज बोलेंगे, तो उनका भाव यह था कि मेरी जो स्वराज की अवधारणा है, इसको व्यावहारिक रूप प्रदान करेंगे नेहरू। शायद यही कारण था कि जब ग्राम स्वराज की अवधारणा पर विचार करने और उसके अनुरूप स्वतंत्र भारत की आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था को ढालने के प्रस्ताव के उत्तर में गांधी जी को जवाहरलाल जी का खींच भरा एक पत्र मिला। जब ग्राम स्वराज्य की अवधारणा पर विचार करने और उसके अनुरूप स्वतंत्र भारत की आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था को ढालने के प्रस्ताव के उत्तर में गांधी जी को जवाहरलाल जी का खींच भरा एक पत्र मिला, तो गांधी जी ने यही कहते हुए उनसे एक बहस चलानी चाहिए थी कि वह जवाहरलाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुके हैं, इसलिए उनके साथ अपने मतभेदों पर
एक सार्वजनिक बहस चलाना जरूरी समझते हैं, ताकि उन दोनों के मतभेद सभी के सम्मुख स्पष्ट हो जाए। यह बहस इसलिए जरूरी थी कि इससे जनता गांधी जी के उत्तराधिकारी को लेकर किसी तरह के भ्रम में नहीं रहती। लेकिन यह आश्चर्यजनक है कि वैचारिक बहसों में उलझी रहने वाली पश्चिमी मनीषा से मुक्त जवाहरलाल देश के भविष्य के बारे में गांधी जी से बहस करने के लिए तैयार नहीं हुए। लेकिन वह गांधी जी के विचारों के अनुसार देश को चलाने के लिए भी तैयार नहीं थे। शायद यही कारण था कि देश के संविधान का निर्माण करते समय किसी को गांधी जी के ग्राम स्वराज की याद नहीं आई। संविधान के मसौदे के पूरा तैयार हो जाने के बाद शायद टी प्रकाशम ने या संतानम ने जब इस तथ्य की ओर राजेंद्र बाबू का ध्यान दिलाया कि उसमें ग्राम स्वराज्य की कोई बात ही नहीं है, तो पंडित नेहरू और सरदार पटेल आदि तक भी यह बात पहुंचाई गई और तब कुछ आवेशपूर्ण चर्चाओं के बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ग्राम पंचायत को स्वशासन की इकाई मानने की बात लिख दी गई। जयप्रकाश नारायण की यह टिप्पणी मार्मिक है। जयप्रकाश नारायण की यह टिप्पणी मार्मिक है कि राष्ट्रीय क्रांति के केंद्र रूप गांधी जी के इस राजनीतिक विचार को हमारे संविधान में मात्र इतना ही स्थान मिल सका कि उनके ग्राम स्वराज्य को नीति निर्देशक तत्वों में ही शामिल किया गया। मैं ऐसा मानता हूं, जयप्रकाश जी कहते हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि उल्टी दिशा में जाने की यह पहली महत्वपूर्ण शुरुआत थी। मेरी विचार यात्रा में कहा है जयप्रकाश जी ने। आर्थिक मामलों में भी जवाहरलाल जी और उनके नेतृत्व में आस्था रखने वाले समूह की दिशा गांधी जी से बिल्कुल विपरीत थी। वे कुटीर उद्योगों के बजाय बड़ी मशीनों पर आधारित कारखानों और विशाल पैमाने के उत्पादन में विश्वास करते थे। मित्रों, दर्शन की बात करना एक अलग विषय है और व्यवहार की बात करना एक अलग विषय है। दर्शन और व्यवहार को एक धरातल पर लाकर देखना और उनसे संबंधित प्रयोग करना उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है जिनके हाथ में सत्ता होती है, जिनके पास जिम्मेदारी होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू निश्चित रूप से गांधी जी को बहुत ज्यादा मानते थे, लेकिन यह जरूरी नहीं कि जैसा गांधी जी सोचें वैसा वे ही सोचें या उनकी गांधी जी की हर बात से सहमति हो। उन्होंने अपने हिसाब से काम किया। उनको लगा कि देश का हित कुटीर उद्योगों के बजाय कुटीर उद्योगों के बजाय बड़ी मशीनें लगाने में है। उनको लगा कि इन मशीनों से जो कारखाने बनेंगे उससे जो उत्पादन होगा और खूब उत्पादन होगा, वह उत्पादन देश को समृद्ध करेगा। लिखते हैं प्रोफेसर आचार्य कि यदि अपने जीवन के अंतिम दौर में भी जवाहरलाल जी को यह अनुभव हो गया था कि उन्हें ग्राम स्वराज्य के आधार पर चलना चाहिए था, ग्राम स्वराज्य के सिद्धांत के आधार पर चलना चाहिए था, तो भी ठीक हुआ।
वे लिखते हैं कि यद्यपि अपने जीवन के अंतिम दौर में उन्हें शायद अपनी विफलता का एहसास होने लगा था, और नवंबर 1963 में लोकसभा में एक वक्तव्य में उन्होंने, यानी नेहरू जी ने, यद्यपि अपने जीवन के अंतिम दौर में उन्हें शायद अपनी असफलता का एहसास होने लगा था, और नवंबर 1963 में लोकसभा में एक वक्तव्य में उन्होंने स्वीकार किया कि गांधी जी के रास्ते को छोड़ना गलती थी और अब भी उसी रास्ते पर लौटना होगा। लेकिन जैसा कि जेपी ने भी लिखा है, जयप्रकाश जी, लेकिन जैसा कि जेपी ने भी लिखा है कि तब तक चीजों पर उनका नियंत्रण नहीं रहा था, और यह भी कि इतिहास ने फिर उन्हें वक्त नहीं दिया। तो मित्रों, नेहरू जी की असहमति थी गांधी जी से। उन्होंने अपने हिसाब से काम भी किया और यह सोचकर किया कि इससे देश बहुत आगे जाएगा। लेकिन 1963 में आकर वे लोकसभा में यह स्वीकार करते हैं कि गांधी जी के रास्ते पर नहीं चलना गलती थी और हमें अब भी उस रास्ते पर चलना चाहिए। तो हमें यह मान लेना चाहिए कि गांधी और नेहरू हृदय से एक दूसरे से दूर नहीं थे। सक्रिय राजनीति करने वालों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और उनके नेतृत्व में चलने वाले समाजवादी समूह को भी एक किस्म का गांधीवादी माना जा सकता है। आचार्य लिखते हैं, एक किस्म का गांधीवादी। सोचने की बात है, डॉक्टर लोहिया स्वयं बड़ी हद तक गांधी जी के विचारों में आस्था प्रकट करते थे और व्यंग में अपने जैसे लोगों को कुजात गांधीवादी कहते थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि डॉक्टर लोहिया की राजनीतिक अवधारणाओं और पद्धति पर गांधी विचार की छाप बड़ी स्पष्ट दिखाई देती है। डॉक्टर लोहिया की चौखंबा राज की अवधारणा को एक तरह से गांधी जी की संप्रभुता के विकेंद्रीकरण की अवधारणा की ही संरचनात्मक व्याख्या कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त छोटी मशीन की उत्पादक प्रणाली, न्यूनतम और अधिकतम आय के अनुपात तथा उनकी सप्त क्रांति की अवधारणा पर भी गांधी दृष्टि का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। मित्रों, लोहिया जी की अपनी धारा थी, अपनी विचारधारा थी। हम गांधी जी की बात कर रहे हैं, हम इतना जानते हैं कि लोहिया जी के विचारों पर भी गांधी जी का प्रभाव था। लोहिया जी का चौखंबा राज क्या था या उनकी सप्त क्रांति क्या थी, इस पर चर्चा तो तभी हो सकती है जब हम लोहिया जी को केंद्र में रखकर चर्चा करें। कभी वह अवसर आएगा तो हम जरूर ऐसा करेंगे। आचार्य लिखते हैं, शांतिपूर्ण या अहिंसक संघर्ष में भी डॉक्टर लोहिया न केवल पूरा विश्वास करते थे बल्कि सिविल नाफरमानी उनकी राजनीतिक पद्धति का केंद्रीय आधार था। सिविल नाफरमानी, जिसे हम सविनय अवज्ञा भी कहते हैं, निसंकोच कहा जा सकता है कि गांधी जी की सत्याग्रह का तेज आजादी के बाद की राजनीति में या तो लोहिया में ही दिखाई देता रहा या बिहार आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण में। लेकिन गांधी चिंतन की विरासत को संभालते हुए भी डॉक्टर लोहिया व्यवहार में संसदीय राजनीति के दुष्चक्र में उलझकर रह गए। संसदीय राजनीति करने वाला व्यक्ति गांधीवाद पर नहीं चल सकता। निसंकोच कहा जा सकता है
कि गांधी जी के सत्याग्रह का तेज आज़ादी के बाद की राजनीति में या तो डॉक्टर लोहिया में ही दिखाई देता रहा या बिहार आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण में। लेकिन गांधी चिंतन की विरासत को संभालते हुए भी डॉक्टर लोहिया व्यवहार में संसदीय राजनीति के दुष्चक्र में उलझ कर रह गए और समाज के बुनियादी परिवर्तन के लिए कोई राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करने के बजाय उनकी सारी व्यावहारिक राजनीति गैर कांग्रेसवाद तक सीमित होकर रह गई। उनके अनुयायियों में भी जितनी दिलचस्पी संसदीय संस्थाओं और आधुनिक कारखानों पर आधारित अर्थव्यवस्था में दिखाई दी, उसका शतांश भी ग्राम स्वराज्य, आर्थिक विकेंद्रीकरण या संपत्ति की संस्था को या संपत्ति की संस्था को नष्ट करने के प्रयत्नों के लिए नहीं दिखी। दलीय या संसदीय राजनीति का रास्ता निश्चय ही गांधी जी का मुख्य रास्ता नहीं हो सकता था, क्योंकि जिन अहिंसक लड़ाइयों की बात गांधी जी ने 1930 में कही थी, उनमें एक लड़ाई दलीय और संसदीय लोकतंत्र के खिलाफ भी होनी थी। तो मित्रों, यह था आज का इतिहास पाठ। गांधीवाद, गांधी के बाद इस विषय पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। हम दोबारा मिलें, तब तक आप अपने इस मित्र को अनुमति दीजिए। नमस्कार।